कहानी 1962 में शुरू होती है, जहां हम समुद्र के बीच में एंटोनिया ग्राजा नाम का एक विशाल शानदार इतालवी जहाज देखते हैं। जहाज पर कई लोग यात्रा कर रहे हैं और लाउंज में एक पार्टी हो रही है। पार्टी में फ्रांसेस्का नाम की एक लड़की प्रदर्शन कर रही है और हर कोई इसका भरपूर आनंद ले रहा है। हालांकि एक छोटी लड़की चुपचाप अकेली बैठी है। यह देखकर जहाज का कप्तान उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित करता है। इस समय हम एक अज्ञात व्यक्ति को जहाज का लीवर उठाते हुए देखते हैं, जिससे जहाज के धातु के केबल कस जाते हैं और लाउंज में सभी को काटते हुए उन्हें 2 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। छोटी लड़की छोटी होने के कारण सुरक्षित है। यह भयावह दृश्य देखकर वह डर से चीखती है। अब हमें 40 साल बाद का एक दृश्य दिखाया गया है, जहां हम कैप्टन मर्फी, मॉरीन, ग्रीर, डॉज, मुंदर और सैटो सहित एक बचाव दल को देखते हैं। वे विभिन्न कारणों से समुद्र में फंसे जहाजों को बचाने के लिए जिम्मेदार हैं। हम उन्हें बार में मौजमस्ती करते हुए देखते हैं। इस समय जैक नामक एक मौसम सेवा पायलट आता है, कैप्टन मर्फी से अपना परिचय देता है और कहता है, कुछ समय पहले मैंने समुद्र के बीच में एक जहाज देखा था। मैंने जहाज से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जैक के अनुसार जहाज शिपिंग लेन से बहुत दूर था, लेकिन चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय जल में था, इसलिए जो कोई भी इसे बंदरगाह पर लाएगा वह इसे अपना दावा करेगा। यह सुनकर वे जहाज का पीछा करने के लिए सहमत हो जाते हैं। जैक को लाभ का 10% देने की पेशकश करते हैं। जैक सहमत हो जाता है। फिर वे आर्कटिक वॉरियर नामक एक टगबोट पर सवार होकर समुद्र में निकल जाते हैं। एक लंबी यात्रा के बाद वे अपने रडार पर एक विशाल जहाज का पता लगाते हैं। हालांकि अजीब बात यह है कि जहाज रडार से दिखाई देता है और गायब हो जाता है। उन्हें अपने आगे कोई अन्य जहाज नहीं दिखता है, इसलिए वे भ्रमित होकर आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक उन्हें आगे एक विशाल जहाज दिखाई देता है। वे नाव को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जहाज से टकरा जाती है। इस बिंदु पर कैप्टन मर्फी को पता चलता है कि विशाल जहाज कोई और नहीं बल्कि एंटोनिया ग्रासा है, जो 40 साल पहले बिना किसी आपातकालीन संकेतों के रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अब जैक और ग्रीर को छोड़कर बाकी 4 जहाज में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जहाज पर एक पुरानी घड़ी का पेंडुलम अभी भी झूल रहा है, लेकिन जब मुंदर इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो पेंडुलम अचानक रुक जाता है और एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे वे डर जाते हैं। जैसे ही वे गलियारे से नीचे जाते हैं, फर्श अचानक मुंदर के नीचे गिर जाता है और वह गिरने लगता है। सौभाग्य से मॉरीन उसे समय रहते पकड़ने में कामयाब हो जाती है। उस पल मॉरीन एक लड़की को हॉल में खड़ी देखती है, जो उन्हें घूर रही है। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, लड़की अचानक गायब हो जाती है। कुछ समय बाद वे मुंदर को ऊपर खींचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वे जहाज की जांच करना जारी रखते हैं, उन्हें एक डिजिटल घड़ी मिलती है। वे सभी डिजिटल घड़ी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि 40 साल पहले ऐसी घड़ियां नहीं थी। मर्फी कहते हैं, निश्चित रूप से हमसे पहले कोई यहाँ रहा होगा। यह घड़ी उनकी ही होगी। फिर वे जहाज को सुरक्षित निकालने और टगबोट पर वापस लौटने का फैसला करते हैं। मॉरीन अभी भी जहाज पर देखी गई छोटी लड़की के बारे में सोच रही है। उसे विचारों में खोया हुआ देखकर जैक उससे पूछता है, क्या हुआ? मॉरीन जैक को बताती है कि उसने जहाज पर एक छोटी लड़की को देखा था। जैक उसे आश्वस्त करता है, यह दिमाग की चाल रही होगी। ऐसी चीजों के बारे में मत सोचो। अगले दिन जब वे जहाज के निचले हिस्से की जांच करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पतवार में छेद हैं, जिससे जहाज पानी से भर जाता है और डूब जाता है। इसका मतलब है कि वे इसे खींचकर नहीं ले जा सकते। जहाज को पहले मरम्मत की जरूरत है, इसलिए वे जहाज को ठीक करने का फैसला करते हैं, लेकिन मरम्मत को पूरा करने में उन्हें 3 दिन और लगेंगे। फिर हम उन्हें अपने कामों में व्यस्त देखते हैं। मॉरीन जहाज के स्विमिंग पूल क्षेत्र में पहुंचती है। वहां उसे पूल की दीवारों में कई गोलियों के खोल और गोलियों के कई छेद दिखाई देते हैं। हैरान होकर वह पूल से बाहर निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, उसे फिर से लड़की अपने सामने दिखाई देती है। लड़की को देखकर चौंककर मॉरीन लड़खड़ा जाती है और गिर जाती है। उसके सिर में चोट लगती है, जिससे उसका खून बहने लगता है।
हम देखते हैं कि उसका खून पूल के पानी में डूब रहा है। इस समय जैक आता है, मॉरीन को पूल से बाहर खींचता है और उसे ले जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल की दीवारों में गोलियों के छेदों से खून बहना शुरू हो गया है। धीरे धीरे पूल खून से भर जाता है और पानी में कई शव तैरने लगते हैं। जहाज के दूसरी तरफ हम मर्फी को कप्तान के कमरे में प्रवेश करते हुए देखते हैं। उसे शराब का एक गिलास मिलता है। जब मर्फी गिलास उठाता है तो वह कप्तान को आईने में उसी गिलास से शराब पीते हुए देखता है। यह उसे चौंका देता है। इस बीच ग्रीन लाउंज में पहुंचता है, जहां हमने फिल्म की शुरुआत में पार्टी देखी थी। वह फ्रांसेस्का को गाते हुए सुनता है, लेकिन जब वह इधर उधर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। हालांकि हम देखते हैं कि फ्रांसेस्का वहीं लाउंज में बैठी है। इसके बाद हम जैक और मॉरीन को कार्गो रूम में पहुंचते हुए देखते हैं, जहां पुराने दिनों की लग्जरी कारें रखी जाती हैं। वहां मॉरीन को सोने से भरे कई बक्से दिखाई देते हैं। इससे हैरान होकर वह बाकी क्रू को बुलाती है। 3331/5000 सोने के बक्से देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वे जहाज छोड़ने का फैसला करते हैं। सिर्फ सोना लेकर तुरंत वापस लौट आते हैं। वे सोने को अपनी टगबोट पर लोड करना शुरू करते हैं, जबकि सैटोस नाव के इंजन की जांच करता है। इस समय हम एक अदृश्य शक्ति को प्रोपेन टैंक वाल्व खोलते हुए देखते हैं। तभी लड़की प्रकट होती है और मॉरीन को नाव शुरू न करने की चेतावनी देती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, कोई लड़की को पकड़ लेता है और उसे खींचकर ले जाता है। क्या हो रहा है इस बारे में अनजान ग्रीर नाव शुरू करता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे सैटोस की मौत हो जाती है। अब उन्हें एहसास होता है कि बचने का एकमात्र तरीका एंटोनिया ग्राजा की मरम्मत करना है, इसलिए वे जहाज पर ही रहने का फैसला करते हैं। हर कोई सैटोस की मौत पर शोक मना रहा है। अब मॉरीन लड़की के बारे में और जानना चाहती है। वह यात्री पुस्तिका खोजती है और लड़की के कमरे की तलाश शुरू करती है। एक लंबी खोज के बाद उसे लड़की का कमरा मिल जाता है। जब वह उसे देखती है तो उसे एक लटकता हुआ कंकाल मिलता है, जिसे देखकर वह डर जाती है। इस बीच ग्रीन लाउंज में प्रवेश करता है, जहां अचानक सब कुछ सामान्य हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे 1962 में था। जहाज पर मौजूद लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, जैसे कि पार्टी अभी भी चल रही हो। फिर फ्रांसेस्का ग्रीर के पास पहुंचती है, उसे बहकाती है और उसे जहाज के किनारे ले जाती है, जहां वह उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उसे मार देती है। इसके बाद हम मर्फी को कप्तान के कमरे में उदास बैठे हुए देखते हैं। अचानक कप्तान उसके सामने प्रकट होता है, उसे कुछ शराब पेश करता है और उसे एक डायरी भी थमाता है। डायरी से मर्फी को पता चलता है कि एंटोनिया ग्राजा ने लोरेली नामक एक जहाज को बचाया था जो डूब गया था, और सोने से भरे बक्से भी एंटोनिया ग्राजा में स्थानांतरित कर दिए गए थे। हैरानी की बात यह है कि लोरेली आपदा में केवल एक व्यक्ति ही जीवित बचा था, और यह वह व्यक्ति था जिसे चालक दल ने बचाया था। लोरेली को बचाने के 2 दिन बाद एंटोनिया ग्राजा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अंत में कप्तान मर्फी को उस व्यक्ति की तस्वीर दिखाता है जिसे बचाया गया था। जब मर्फी तस्वीर देखता है तो वह चौंक जाता है। इस बीच मॉरीन लड़की के कमरे में प्रवेश करती है, जहां उसे एक कंकाल से लटकता हुआ एक लॉकेट मिलता है। उस क्षण लड़की कमरे में प्रकट होती है। तब मॉरीन को पता चलता है कि लटकता हुआ कंकाल किसी और का नहीं, बल्कि लड़की का था। वास्तव में लड़की बहुत पहले मर चुकी थी। मॉरीन जो देख रही थी वह लड़की का भूत था। लड़की मॉरीन से कहती है, मेरी आत्मा और मेरे दोस्तों की आत्माएं इस जहाज पर फंसी हुई हैं। जिसने भी हमें यहाँ फंसाया है वह हमें तब तक यहाँ रखेगा जब तक वे अपना कोटा पूरा नहीं कर लेते। इससे पहले कि लड़की कुछ और बता पाती, एक अलौकिक शक्ति कमरे में प्रवेश करती है। लड़की भयभीत होकर मॉरीन को जल्द से जल्द जहाज छोड़ने की चेतावनी देती है। फिर लड़की अचानक गायब हो जाती है। दूसरी ओर मर्फी को अब सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वह दूसरों को बताने जाता है। हालांकि उसे भ्रम होने लगता है, जिससे वह मॉरीन को सैटोस के भूत के रूप में देखता है, जो उसे ताना मारना शुरू कर देता है। मॉरीन को सैटोस का भूत समझकर मर्फी उस पर हमला कर देता है। मॉरीन खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष करती है। तभी जैक आता है और उसे बचाने में कामयाब हो जाता है।
हर कोई मानता है कि मर्फी पागल हो गया है, इसलिए वे उसे एक बड़े मछली टैंक के अंदर बंद कर देते हैं, जो पानी से खाली है। अब वे जल्द से जल्द निकलने का दृढ़ निश्चय करते हैं, इसलिए वे सभी जहाज की मरम्मत शुरू कर देते हैं। हालांकि मॉरीन ग्रीर की तलाश में निकल जाती है। अपनी खोज के दौरान वह फिर से उस लड़की से मिलती है, जो उसे ग्रीर का शरीर दिखाती है, जिसकी एक भयानक मौत हुई है। अब लड़की मॉरीन को अतीत में 1962 में वापस ले जाती है। यहाँ यह पता चलता है कि लोरेली से बचाए गए एकमात्र जीवित व्यक्ति ने सभी हत्याओं के पीछे हाथ रखा था। उसने एंटोनिया ग्राजा के चालक दल के सदस्यों को भोजन में जहर मिलाकर दूसरों को मारने के लिए राजी किया था। कुछ को स्विमिंग पूल के पास गोली मार दी गई, जबकि कई को धातु के तारों से काट दिया गया। लड़की को उसके कमरे में ही फांसी दे दी गई, वह भी सोने के लिए। जब उन्हें आखिरकार सोना मिल जाता है, तो फ्रांसेस्का आती है, एक अधिकारी को अपने झांसे में लेती है और शेष श्रमिकों को मारने का आदेश देती है। जीवित बचे एकमात्र अधिकारी को फ्रांसेस्का गोली मारकर मार देती है। अब हम इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड से मिलते हैं, लोरेली जहाज से एकमात्र जीवित व्यक्ति, जिसने चालाकी से एक हुक छोड़ा, फ्रांसेस्का का गला घोंट दिया और उसे मार डाला। जब मॉरीन इस व्यक्ति को देखती है, तो वह यह जानकर चौंक जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि जैक है, वही व्यक्ति जो उन सभी को एंटोनिया ग्राजा में लाया था। यह देखकर मॉरीन को मर्फी की चिंता होने लगती है, इसलिए वह मछली के टैंक में जाती है जहां उसे बंद किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से जैक ने मछली के टैंक में पानी भर दिया था और मर्फी को पहले ही मार दिया था। इसके बावजूद कप्तान ने मर्फी को जो फोटो दी थी, जो जैक के हाथ में थी, वह अभी भी उसके पास है। मर्फी के भाग्य को देखकर मॉरीन बहुत दुखी है। इसके बाद वह डॉक पर पहुंचती है और उसी समय जैक भी वहां दिखाई देता है। मॉरीन कुछ भी नहीं जानने का नाटक करती है और उन दोनों को वहीं रहने के लिए कहती है। डॉज को एक बंदूक थमाती है। फिर वह पास के इलाके में जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि एक अलौकिक शक्ति डॉज को खींचती है और उसे एक मशीन में कुचल देती है। जैसे ही पाइप से खून बहने लगता है, मॉरीन को पता चलता है कि डॉज मर चुका है। अब मॉरीन एंटोनिया ग्राजा को उड़ाने और जहाज को डुबोने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जैक को हराने का यही एकमात्र तरीका है। इस बीच जैक मॉरीन के स्थान पर पहुंचता है, लेकिन डॉज उसे रोकने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि मॉरीन ने उन्हें वहां रहने के लिए कहा था। जैक ने डॉज को कायर कहकर उसका मजाक उड़ाया, जिससे डॉज उसे गोली मारने के लिए उकसाया। डॉज का मानना है कि जैक मर चुका है। दूसरी तरफ मॉरीन ने जहाज को उड़ाने के लिए विस्फोटक तैयार कर लिए हैं। तभी डॉज आता है और मॉरीन से जहाज को न उड़ाने की विनती करता है। हालांकि मॉरीन उसे अनदेखा कर देती है और उल्टी गिनती शुरू कर देती है। इस समय डॉज अचानक जैक में बदल जाता है, जिसका मतलब है कि उसने पहले ही डॉज को मार दिया था। जैक कहता है, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं भी एक बचाव करता हूँ, लेकिन जहाज इकट्ठा करने के बजाय मैं आत्माएं इकट्ठा करता हूँ। अब हम समझते हैं कि जैक वास्तव में एक राक्षसी आत्मा थी, जिसका काम लोगों को मारने और उनकी आत्माओं को नरक में भेजने से पहले उन्हें पाप करने के लिए उकसाना था। जैक ने और अधिक आत्माओं को फंसाने के लिए एंटोनिया ग्राजा का उपयोग करने की योजना बनाई थी। जैक फिर मॉरीन पर हमला करता है, लेकिन वह उसे विचलित करने के लिए एक तीर से पैर में वार करने में सफल हो जाती है। अवसर का लाभ उठाते हुए वह डेटोनेटर पर तीर चलाती है, जिससे विस्फोट होता है और जैक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मॉरीन पानी में गिर जाती है और उसी क्षण लड़की की आत्मा प्रकट होती है, जो उसे जहाज से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। जैसे जैसे जहाज धीरे धीरे डूबने लगता है, हम देखते हैं कि फंसी हुई आत्माएं, जिनमें लड़की भी शामिल है, मुक्त हो जाती है और स्वर्ग की ओर बढ़ जाती है। मॉरीन समुद्र में तैरती है, सहारे के लिए एक बॉक्स को पकड़े हुए। सौभाग्य से अगले दिन एक क्रूज जहाज उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि मॉरीन को एक एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। जब वह इधर उधर देखती है, तो वह देखती है कि सोने के वही बक्से क्रूज जहाज पर लोड किए जा रहे हैं, जिन्हें उसने एंटोनिया ग्राजा पर देखा था। तभी जैक क्रूज जहाज पर दिखाई देता है। जहाज पर चढ़ने से पहले मॉरीन को घूरता है। यह देखकर मॉरीन चीखती है और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।